चलो ध्यान दो जरा। गुड मॉर्निंग। तो अपने जो है वर्ग वर्गमूल आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ग व वर्गमूल आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में अपने एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग दिया हो और उनके बीच दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हो तो उनके बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं या कुल कितनी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऐसी हम बात कर रहे थे। यानी कॉन्सेप्ट ये था कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के मध्य प्राकृत संख्याएं कितनी होगी। तो मैंने कहा था कि आपको जो पहली संख्या दी गई है उसको 2 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा 2 × n, यानी कि 2n संख्याएं होगी। ये बताया था कल। नोट कर लो ये भी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से। नोट कर लिया, लिखना। अगला 7 नंबर कॉन्सेप्ट है विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो जरा इसके। कोई भी विषम संख्या का वर्ग अगर होगा तो उस वर्ग को हम क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक के रूप में जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक संख्या विषम संख्या ली 7 और इसका वर्ग किया, इसका वर्ग कितना होता है? 49 होता है। तो इसको मैं दो क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ। 24 + 25 49 होता है, तो दो लगातार संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे एक संख्या विषम संख्या ले ली मैंने 11 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 121 आएगा। क्या 121 को मैं 60 + 61 लिख सकता हूँ? तो इस तरह कोई भी विषम संख्या का अगर वर्ग करें तो उस वर्ग को हम जो है दो क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। बात क्लियर है क्या? चलो लिख लो इसको भी। अगली प्रॉपर्टी लिखो, 8 नंबर प्रॉपर्टी लिखो। दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है।
यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ध्यान देना जरा, मैंने क्या लिखाया कि यदि दो क्रमागत ऐसी संख्याएं जो सम हो या दो क्रमागत ऐसी संख्याएं जो विषम हो, उनका अगर मैं गुणा करूं और गुणा में से एक माइनस कर दूं तो वो एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी वो किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक सम संख्या लिखी 6 और एक मैंने सम संख्या लिखी 8, लगातार आने वाली है 6 और 8। 6 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 तो विषम होती है। मैंने दो लगातार सम संख्या ली है 6 और 8। 6 और 8 का जब गुणा करूं और इसमें से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो एक माइनस करने के उपरांत एक जोड़ दूं, दोनों में एक जोड़ दूं तो जोड़ने के उपरांत मेरे पास जो अब आई है संख्या वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी, और ये होता है 7 का वर्ग। ठीक है, 49 है, 8 से 48 और 49, 7 का वर्ग है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्या को जो मैंने गुणा किया उनके ठीक बीच वाली संख्या का ये वर्ग है। 6 और 8 के बीच में 7 होता है। इसी तरह मैं दो कोई भी विषम संख्या लूं, जैसे मैंने एक विषम संख्या 11 ली और एक विषम संख्या 13 ली, दोनों के गुणन में एक जोड़ दूं तो मेरे पास 12 का वर्ग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 12 का वर्ग, ठीक इनके बीच वाली संख्या का वर्ग। 13 × 11 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 13 × 11 करने पर अपने पास ये गुणा आता है 1, 4 और 3, और उसमें एक जोड़ दूं तो 144 आता है। 144 12 का वर्ग होता है कि नहीं होता? हमेशा होता है। तो इस तरह कोई भी दो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, उनका गुणा में अगर एक जोड़ दो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। बात क्लियर है क्या? ये आता कहाँ से कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आता है, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a + b a - b, और ये होता है a² - b²। होता है कि नहीं होता? यहां से समझना जरा, अगर मैं इस एक को इधर ले आऊं, अगर मैं उस एक को इधर ले आऊं तो ये बनेगा 7² - 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये a² - b², एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, तो स्क्वायर कर दिया मैंने, a² - b²। इसका मतलब ये बराबर करूं तो a + b a - b होना चाहिए, तो 7 + 1 और 7 - 1 होना चाहिए। ये a + b a - b नियम के अनुसार 7 + 1 कितना है? 7 - 1 कितने है? तो यही लिखा था बराबर 6 × 8। बात क्लियर है क्या? तो ये नोट कर लो, आप एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर सर्वसमीका लिख के ये भी नोट कर लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। समझ में आवा कि बेटा? समझ में आवा? बस यार चल जाऊँ। चलो मैंने कहा मामा बस ही मना आसी पर नींद को नहीं हो, ध्यान रखियो। हाँ, मैं बेटा क्लास में 100 सीख के मैंने बस ही तो आज नींद को नहीं आ गए। नोट कर लिया क्या? कर रहे हो? कोई बात नहीं, कर लो। एक प्रश्न और लिखो आगे। प्रश्न यूं है कि 784 × 786 बराबर x² - 1। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान बताएं। वेरी गुड, यही होगा? क्या बात है। मुखौटा कैसे पहन रखा है आज? आई मीन मास्क। तबीयत खराब है क्या? ठीक ठाक हो? हैं? चलो। अच्छा, मुखौटा लगाने के बाद पता नहीं चलता है डरा रहे हैं कस रहे हैं ना अंदर, तो इस वजह से तो उतार लेना चाहिए ताकि पता है एक सर कौन सा आ रहा है, अभी गुस्से वाला आ रहा है कसने वाला आ रहा है। नोट कर लिया? तो इसका जो है 785 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है दो क्रमागत सम संख्या को अगर गुणा करें
तो वो बराबर होगा उनके बीच की संख्या का वर्ग -1। बात क्लियर है? तो बीच की संख्या कौन सी होती है? 785। तो उत्तर आ जाए x का मान 785, x का मान 785 हो जाएगा। एक 1023 इंटू 1025 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो तो बता दो x का मान। ठीक है, एक 1023 इंटू 1025 करेंगे तो हमें पता है बीच की संख्या का वर्ग और -1 होगा, यानी अगर उधर 1 लेके जाता हो तो +1, इधर लाता हो तो -1 हो जाता है। इस समीकरण से तुलना करें तो x की जगह कौन आएगा? 1024। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे लिखो। अगला कॉन्सेप्ट है 11 नंबर। अगला कॉन्सेप्ट ग्यारह नंबर कॉन्सेप्ट आपका ये है, 9 है क्या? अभी तक 8 करवा दिए थे, उसके बाद में 9। ठीक है, 9 कर लो ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसी तरह 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसी तरह एक और 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। ये बराबर होगा 2 + 1 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 6 + 1 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा 21 का स्क्वायर, यानी 20 + 1 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, इनमें ट्रिक क्या है, अब इनमें कॉन्सेप्ट या ट्रिक क्या है वो बात ध्यान दो जरा। इसके अंदर हमें दिख रहा है कि 1 और 2 क्रमागत संख्या है, 2 और 3 क्रमागत संख्या है, 4 और 5 भी क्रमागत संख्या, लगातार आने वाली 2 संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो तीसरी संख्या जोड़ी है, ये हमने इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का 1 और 2 का गुणा करके वर्ग किया है। किया कि नहीं किया? इन दोनों गुणा करके वर्ग किया। इसी तरह इन 2 का गुणा करके 2 और 3 का गुणा करके यानी 6 का वर्ग किया है। किया कि नहीं किया? इसी तरह इन 2 का गुणा करके 4 और 5 का गुणा करके यहाँ पर 20 का वर्ग किया है। किया कि नहीं किया? और जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिले तो इन तीनों संख्याओं का वर्ग करके आपको अलग अलग उत्तर निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक काम करना है। क्या करना है? जो अंत वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ के वर्ग कर देना, सेम बराबर वही आएगा। तो 2 में 1 जोड़ के वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 3, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो जोड़े अगर यहाँ देखें तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, 1 का वर्ग 1, 8 और 1 9, 9 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पर 6 और 1 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। यहाँ भी अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो 49 ही आएगा। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। तो आप जब इनका अलग अलग वर्ग करके जोड़ोगे तो भी 441 ही आएगा। बात क्लियर है? चलो नोट कर लो। हमेशा इसमें 1 जोड़ना होता है अंतिम वाले डिजिट में।
आगे बढ़े। एक प्रश्न लिखना, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। कितना? 3137। नहीं, अपने को केवल x का मान चाहिए, तो 3137 कैसे हो जाए? आपने x स्क्वायर किया होगा है ना, x स्क्वायर नहीं करना, केवल x का मान चाहिए अपने को। ध्यान देना जरा, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर है, तो यहाँ पर मुझे दिखा कि 7 और 8 क्रमागत संख्या है। उसके बाद 7 × 8 56 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 56 प्लस 1 का स्क्वायर, 56 प्लस 1 का स्क्वायर। और 56 प्लस 1 का स्क्वायर कितना, मतलब 57 का स्क्वायर। हमारी समीकरण में x स्क्वायर लगा है, तो x की जगह कौन है? 57 है x की जगह। बात क्लियर है क्या? तो x का मान 57 आ गया। ठीक है, कितना आएगा? 44। इनका हिल गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये तो डिजिट होता है, इन दोनों का गुणा करने से मिलता है, तो 6 × 7 कर देंगे, और 6 × 7 कर देंगे तो कितना आएगा? 42। तो x बराबर 42 आ जाएगा। तंग करेगी बेटा, तंग करेगी, चक्रवार फेंक दिया ना। चलो ध्यान दीजिएगा, के का मान बताना है। 21 किसका उत्तर है? आपका है क्या? अच्छा। चाय पीऊँ? चलो ध्यान देना जरा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 20 × 21 का स्क्वायर, 20 × 21 तो 420 ही होता है, और फिर उसके बाद में 420 में एक जोड़ करके और 421 का स्क्वायर यहाँ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए केवल के का मान। के बराबर क्या आया है? अरे 21 का स्क्वायर आया है, के की जगह 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, चलो नोट करो, के की जगह यहाँ पर पूरा 21 का स्क्वायर ही था। के स्क्वायर होता ना, और फिर पूछता के का मान बताओ, तो हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं था, के की जगह 21 होता। ठीक है, जहाँ जैसे वहाँ पर था x स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाला चाहिए x केवल। ठीक है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना? ठीक है।
अगला कॉन्सेप्ट लिखो फिर 11 नंबर। हाँ तुम 10 कर दो, मेरा तो 11 ही है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को, सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को, शोर मत करो भाई, यहाँ पर शोर मत करो, आराम से ना, सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। योगफल से आगे सुनो। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। सदैव है अर्थ तो सोचो थे बाणजी है। सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। बेला बैठे टाबर नाल सी आसी खेलने के बेटा खेल सके अंतंग कर रहा लिखण ना दे। सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। चलो ध्यान दो जरा, इधर ध्यान दीजिएगा एक बार, ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि अगर हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी। क्रमागत विषम संख्या कैसी, जैसे पहली विषम संख्या एक है, एक ही होती है। क्या एक किसी न किसी संख्या का वर्ग है क्या? एक का वर्ग है ना। हाँ अच्छा मुझे बताओ जरा, एक के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? क्या ये 4 किसी न किसी संख्या का वर्ग है क्या? एक के और 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? क्या ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है क्या? है ना। क्या 5 के बाद विषम संख्या 7 होती है? क्या ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है क्या? बिल्कुल है। तो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब आप इनको एक देखेंगे तो आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि पहली विषम संख्या जोड़ी तो 1 का वर्ग, 2 विषम संख्या जोड़ी तो 2 का वर्ग, 3 विषम संख्या जोड़ी 3 का वर्ग, 4 जोड़ी तो 4 का वर्ग। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो। क्या हो गया? टब रहेगी बेटा, क्या बुढ़ा बुढ़ा है, सारंग पंगा लग रही बाद में दादी है सारी, ठीक है। मोटा है नहीं, मेरा तो मोटा ही है को नहीं। चलो अगला कॉन्सेप्ट लिखो, बीजांक। हेडिंग लगाइए बीजांक। बीजांक 12 नंबर कॉन्सेप्ट है ये, 11 नंबर है ना। बीजांक क्या होता है? बीजांक पहले सुनना जरा। जैसे मैंने कहा कि 121 का बीजांक बताओ,
तो 121 का बीजांक बताने के लिए आपको तीनों अंकों को जोड़ देना है। तीनों अंकों को जोड़ करके एक ही डिजिट में बताना है। तो एक डिजिट में बताओगे तो कितना आ गया? 4 आ गया 121 का बीजांक। अब आप मुझे बता दो इसका बीजांक। हाँ जी, एक बार ऑफ करो, दोबारा ऑन कर दो, शायद ठीक हो जाए। चलो कोई बात नहीं। कितना आ गया? 24 आया इनका योग। तो ध्यान रखना 24 इसका बीजांक नहीं है। बीजांक केवल एक डिजिट में बताना होता है। बात क्लियर है क्या? जब तक एक डिजिट में ना आए तब तक जोड़ते जाना है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1, 4, 7, 9 होगा। इनके अलावा अगर किसी संख्या का कोई भी बीजांक है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक तरफ को शक्तिमान हो रहा है। हाँ, वो बड़ा खतरनाक है। लिख लिया क्या? एक प्रश्न लिखो, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है आपको बताना है। बताओ, पहली है क्या? ठीक है। अच्छा, दूसरी, तीसरी, चौथी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका, बताओ कुछ तो बोलो। क्योंकि इनका हमें पता नहीं है, है ना? चलो, यही बोल रहे थे क्या? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जिनका बीजांक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनका बीजांक 1, 4, 7, 9 के अलावा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिनका बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान रखना, इसके दो अलग अलग मतलब होते हैं कि 1, 4, 7, 9 जिनका योग आ जाए वो आप हमेशा ही पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए, गलत होगा हमेशा। हाँ, ये होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनका बीजांक 1, 4, 7, 9 के अलावा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। सबसे पहले इनका बीजांक निकालते हैं। इनका बीजांक निकालें तो 3 + 0 + 4 + 7 + 0 + 4 कितना आया? 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 1 + 8 करेंगे तो इसका मतलब ये संभावना है। बाकी 3 भी चेक करनी पड़ेंगी, क्या पता इनका योग भी तो 1, 4, 7, 9 आ जाए। तो इसका बीजांक निकालते हैं। 7 और 6 13,
13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 में 2 प्लस 0 जोड़ देंगे तो 2। 1 4 7 9 में से तो नहीं है ये 2, तो इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने कल एक आपको कहा था कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंत में 2 3 7 8 नहीं होगा, इसके अंत में 2 आ गया तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात क्लियर है क्या? मैंने एक बात और कही थी कि लास्ट में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या और उसके लास्ट में 5 है तो 5 से ठीक पहले 2 ही होगा, 5 से ठीक पहले यहाँ 3 आ गया तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब यही है। बात क्लियर है? चलो लिख लो। क्या बात है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना होगा? अच्छा, मैंने पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया कि प्रथम n विषम संख्या हो तो उनका योग कितना होता है? प्रथम n विषम संख्याएं होती है तो उनका योग n स्क्वायर बताया था कुछ देर पहले। तो यहाँ पर 20 है तो 20 स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे लिखो। निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। तीसरी कैसी है? हाँ, अगर किसी, अच्छा आपने बिजाक निकाला होगा है ना, बिजाक 1 4 7 9 में से कोई आ गया होगा, ऐसा ही है। मैंने कहा था कि बिजाक अगर 1 4 7 9 आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। इसका थोड़ा सा उल्टा मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनका बिजाक 1 4 7 9 के अलावा नहीं होगा। ठीक है, इसके 2 मतलब होते हैं कि अगर 1 4 7 9 बिजांक आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, वो अन्य संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बिजांक 1 4 7 9 के अलावा नहीं होगा, वही होगा। ठीक है, 1 4 7 9। पर यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अंत में 5 दिख रहा है और 5 जिस संख्या के अंत में हो तो मैंने कहा था 5 से ठीक पहले 2 ही होगा, 2 के अलावा कोई अंक नहीं होगा, इसलिए ये तो नहीं है। बाकी में बिजाक निकाल लेते हैं। 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। इसका मतलब 1 4 7 9 में से ये बिजाक ये हो सकती है। आगे बढ़ते हैं एक बार।
आगे बढ़े तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 में जोड़ा तो अपने पास 2 आया बिजांक। बिजांक 2 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 4 7 9 होना चाहिए था। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 में जब जोड़ा तो 9 और 1 10, 10 में जोड़ा तो 1 आ गया। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 में जोड़ा 9 और 1 10, 10 का एक बिजांक आ गया। 1 4 7 9 वाले होते हैं संख्याएं तो अपने इसको चेक करना पड़ेगा। दस, अगर इसमें एक और जोड़ देवे तो 20, ठीक है, एक और लगा दो साथ में, ठीक है, ताकि पहचानना अलग हो जाए। बाकी आगे से और बताऊंगा आपको गुणनखंड विधि से कि कैसे पता करें। तो एक अगर साथ में लगा देते हैं तो 20 हो जाएगा, 2 + 20 हो जाएगा, 2 + 0 और 2 आएगा। 2 बिजांक के अंदर नहीं होता पूर्ण वर्ग संख्याओं में, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो वो 1 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, लिखना अगला कॉन्सेप्ट 11 या 12 नंबर जो भी है लगाओ। नोट करो, फिर बताता हूँ क्या कुछ है। छेड़ेगी बेटा, भी छेड़ेगी, तंग करेगी, है तंग करे तो बता दे, 12 काट दे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, अड़बाद करेगी, हैं ध्यान देना जरा। अपने यहाँ पर लिखा है जो भी सारी की संख्याएं जो वर्ग लिखी है उसमें सारी की सारी संख्याओं में सारे डिजिट जो है 1 के अलावा कोई नहीं है ना, सारे के सारे 1 है। यहाँ पर 11 111, 1111, 1,11,111, 1 लाख नहीं 11,111, ठीक है। तो इनमें एक खास बात आपको नजर आ रही है, गिनती चल रही है 1 2 1, 1 2 3, वापिस उल्टी गिनती 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, है ना। इसके अंदर 2 बार 1 लिखे गए थे, इसलिए जब गिनती स्टार्ट हुई तो 2 तक चली है, 1 2, 2 बार 1 लिखे थे तो गिनती कहाँ तक चली, 1 2, और फिर 2 के बाद वापिस उल्टी गिनती, वापिस उल्टी चली तो 1। फिर यहाँ पर 3 बार 1 लिखे गए हैं तो 3 तक गिनती लिखी, 1 2 3, फिर वापस उल्टी गिनती, 3 के बाद 2 और फिर 1। इसी तरह यहाँ पर 4 बार 1 लिखे गए हैं तो गिनती चली 4 तक, 1 2 3 4, और फिर वापस उल्टी, 4 के बाद 3 2 1। बात क्लियर है क्या। फिर यहाँ पर 5 बार 1 लिखे हैं तो 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखी, और 5 से बाद में वापस उल्टी, 4 3 2 1। समझ में आ गई क्या बात। अब मुझे बताएं जरा, 1 2 3 4 5 6 बार 1 लिखे गए, अब क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6, अब 5 4 3 2 1। बात क्लियर है क्या, समझ में आ गई, आ गई, हाँ नोट कर लो, पेन आ गई,
है। शर्मा हुआ है थारू, हाँ मेरे तो बहुत बोल रहे हैं। आवाज बंद करनी। आगे बढ़े क्या? अगला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। नोट करो, बता देते हैं क्या कुछ है। नोट कर लिया क्या? ध्यान देना जरा, यहाँ पर क्या कुछ है। यहाँ पर अपने पास ऐसी संख्या है जिनके अंत में एक एक है और बीच में सारे के सारे डिजिट जो है जीरो है, और उनका अगर वर्ग करना हो तो अपने पास सामान्य से तरीका है। क्या है? हमें 1, 2 और 1 लिखना है, और इन 1, 2 और 2, 1 के बीच में उतने ही जीरो लगा देने हैं जितनी संख्या के बीच में है। यहाँ पर कोई जीरो नहीं था तो यहाँ 1, 2 और 2, 1 के बीच में कोई जीरो नहीं लगाए। यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में 1 0 है तो मैंने 1, 2 के बीच में भी 1 0 और 2, 1 के बीच में भी 1 0 लगा दिया। बात समझ में आ गई? इसी तरह यहाँ पर संख्या में 2 0 है तो 1, 2 के बीच में भी 2 0 और 2, 1 के बीच में भी 2 0 लगा दिए। यहाँ पर 3 0 थे बीच में तो 1, 2 के बीच में भी 3 0 और 2, 1 के बीच में भी 3 0। अब मुझे आप बताएं जरा, इस संख्या में सबसे पहले क्या लिखूं? क्या लिखूं? 1। अब क्या लिखूं? 4 0। अब ये लो, बात समझ में आ गई? ठीक है। जम गई? पेपर किसका गमा? नहीं आज ही। नहीं देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल, जिन चैप्टर में, जिस पेपर में ये चैप्टर जुड़ा होगा उनमें पूछा जाएगा। जैसे सीटी में जोड़ा गया है, सीटी में जोड़ा गया है, उसके अलावा जीडी वगैरह में है, उसके अलावा ये जो अपने सीआरपीएफ का होता है उसमें जोड़ा गया है, रीट में जोड़ा गया है, तो काफ़ी एग्जाम में ये जोड़ा गया है, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। अब उनमें अगर प्रश्न बनेगा तो यूँ नहीं बनेगा, सीधा कॉन्सेप्ट वाइज बनेगा। जैसे मान लो आपको यूँ दे दिया, यूँ दिया और बराबर में लिख दिया 1 0 0 0 0 और x 0 0 0 0 और 1, फिर आपको बोले x का मान बताओ, तब आपको पता होगा कि गुरुजी ने बताया था यहाँ बीच में 2 होता है तो x का मान 2 हो गया। बात क्लियर है क्या? यूँ आपको बताना होता है वहाँ पर। तो आपसे यूँ वर्क करवा के नहीं पूछेगा। अब क्यों वो चाहेगा कि तुम्हें मैं देखूँ गुण आता है कि नहीं आता, 2 बार करना है ना, और 2 बार कर भी लोगे तो उत्तर तो यही आना है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा देते हैं वर्ग, वर्गमूल और घनमूल में कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आगे से मान लो आपको ऐसी संख्या को वर्ग करना पड़ जाएगा ना, तो भी अगर आपको याद होगा तो आप चुटकियों में कर लोगे, मतलब गुणा नहीं करना पड़ेगा 2-3 बार। समझ में आ गई बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। और वर्ग, वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न तो बनते हैं, आप ये ना माने कि प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन पता नहीं है पूरे चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर अपने ये चैप्टर जोड़ दिए तो सारे के सारे प्रश्न जो मैथ के 10 प्रश्न आने हैं वो इसी चैप्टर से आ जाएंगे। कोई एक आध प्रश्न बनेगा और वो पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, इसलिए अपने पढ़ने तो सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे लिखो अगला कॉन्सेप्ट। बंद कर लो रे। किसके पास है? अच्छा इनके पास है क्या? अच्छा बाहर किसी के पास है क्या? कोई बात नहीं।
ये आप लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्या कुछ है। क्या बात है। नोट कर लिया क्या? ध्यान देना जरा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर तुम्हें 7 के आगे 6 लिखा हुआ दिखाई दे तो ऐसी संख्याओं का, और 6 भी सारे के सारे 6 होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक डिजिट कोई अलग हो, नहीं, सारे के सारे 7 के आगे 6 हो, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग करें तो क्या करना होता है। हमारे यहाँ पर 7 के आगे कोई भी 6 नहीं है, यहाँ पर 1 6, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 3 6। जितने 7 है उतने पहले 4 लिख देने हैं। यहाँ पर एक 7 था तो मैंने एक बार 4 लिख दिया, और सब के अंत में 9 लगाना है, तो यहाँ पर मैंने 9 लगा दिया। बात करिए रे क्या। यहाँ पर अपने पास 2 अंक थे, 2 अंक थे तो मैंने 2 बार 4 लिख दिया, और जितने अपने पास 6 है उतने ही बाद में 8 लगा देने हैं। तो 8, 1 6 था तो 1 8 लगा दिया, और अंत में 9 सबके लगाना है तो 9 लगा दिया। यहाँ पर 3 अंक है तो 3 बार 4 लिख दिया, जितने 6 है उतने 8 लिख दिए, और फिर अंत में 9 लगा दिया। यहाँ पर अपने पास 4 अंक है तो 4 बार 4 लिख दिया, और जितने 6 है उतने 8 लिख दिए, और अंत में 9 लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे बता दो जरा क्या करना होगा। कितने 4 लिखूं? 5 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अंक कितने टोटल 5 है। अब 8 कितने लिखूं? 4 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 6 4 बार है, तो 8 4 बार लिखूंगा, 9 1 बार। ठीक है, नोट कर लो। प्रश्न कैसे बनेगा मैं दे देता हूं आपको एक प्रश्न। ये लो। अब एक तो तरीका आपके पास ये होता है कि 6667 को 2 बार गुणा करूं और पता लगाऊं, और एक ये होता है कि मास्टर से पढ़ ले पहले, है ना। उत्तर तो दोनों में ही आ सकता है, 8 आएगा ना, क्योंकि हमें पता है जब इसको हल करेंगे तो पहले जितने डिजिट है उतने 4 लिखेंगे, और फिर जितने 6 है उतने 8 लिखेंगे, और अंत में 9 लगा देंगे। तो यहाँ पर अपने पास x की जगह क्या आएगा? 8 आएगा, x का मान 8 आ गया। बात क्लियर? यहां तक वर्ग हुआ कंप्लीट। अब अपने नए चैप्टर शुरू करेंगे, वर्गमूल। ज़्यादा संभावनाएं है कि इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा, जब वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न बनेगा तो। और आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर वर्गमूल और घनमूल ही लिखा है, वर्ग नाम नहीं दिया। वो पढ़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके बगैर वर्गमूल संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए वर्ग साथ में पढ़ाना पड़ता है। आगे हेडिंग लगा लो, नया चैप्टर वर्गमूल। वर्गमूल, आ जाओ अंदर आ जाओ।
वर्गमूल। संख्या x का वर्गमूल क्या होता है? 2। रूट ऑफ x। संख्या x का मतलब, संख्या x का वर्गमूल मतलब रूट ऑफ x, या x की पावर 1/2 लिख दें तो भी वो वर्गमूल कहलाता है। रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या के हमेशा 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक पूर्ण वर्ग संख्या के एक ऋणात्मक। अगर बचपन सामान्य गुजरा हो तो मास्टर ने कुछ ऐसा करवाया होगा। और आपने बड़ी खुशी से कहा होगा गुरुजी स्क्वायर हटाया, इधर रूट लगेगा और आगे प्लस माइनस भी लगा दिया होगा। कभी लगाया था प्लस माइनस आगे? अगर लगाया तो आपने ठीक किया, नहीं लगाया तो आपने गलत किया है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडल्स ऑफ एक्स होता है, इसका मतलब प्लस माइनस एक्स। तो प्लस माइनस 5 आते हैं, इसका मतलब 2 मूल आते हैं, एक +5 और एक -5। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी +5 और -5 कैसे? मतलब जब हम वर्ग कर रहे होते हैं, 5 का वर्ग कर रहे होते हैं तो 25 ही मिलता है, और 25 का रूट निकाला तो +5 और -5 2 क्यों मिले? एक ही मिलना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा लालियो, अगर मैं -5 और -5 का गुणा करूं तो भी मुझे 25 ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? 25 ही मिला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 25 का रूट निकालना चाहता हूं, केवल 25 का रूट निकालना चाहता हूं, मुझे ये नहीं पता 25 आया कहाँ से है, 5 × 5 करने से आया कि -5 × -5 करने से आया, तो हम मान लेते हैं कि -5 × 5 और +5 × +5 करने से भी तो आया होगा। तो हम एक बार -5 और एक बार -5 और एक बार +5 लिखते हैं मूल। हमें ये पता है कि जब हम रूट के अंदर 2 सेम संख्याएं पाते हैं तो उनसे एक संख्या बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 25 के लिए -5 भी मूल होता है, और अगर मान लो 25 5 × 5 करने से आया होता और उसका रूट निकालता तो 2 सेम संख्याओं से एक संख्या बाहर आ जाती है रूट से। इसका मतलब ये जो 25 है उसके लिए मूल 5 भी होता है और उसके लिए -5 भी होता है। बात समझ में आ गई क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये भी 25 होता है और 5 × 5 ये भी 25 होता है। तो रूट ऑफ 25 के लिए दोनों ही मूल होते हैं, -5 और +5। इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके लिए हमेशा 2 मूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो ये भी। समझ में आ गई? हाँ चाल से, हाँ चाल से कच्छी जानो है। भूख लागी है? भूख लागी? क्या? हाँ बस आ ही जाता है, उसको नहीं बोलूँ। ध्यान देना, यहाँ पर अपने पास जो है एक संख्या लिखी है x² = 36। अगर मुझे रूट निकालना हो इसका तो प्लस माइनस कैसे आता है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूँ। एक बार आपने बचपन में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, पढ़ा है क्या?
क्या बात है, बचपन नहीं गुजरा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 कैसे हुआ, मैं 36 को उधर ले गया और इधर क्या बच गया, 0 बच गया अपने पास। यहाँ पर अपने पास x के गुणनखंड कर सकता हूँ। गुणनखंड कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं x माइनस 6 और x प्लस 6 लिख सकता हूँ। x माइनस 6 और x प्लस 6 लिख सकता हूँ। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये अगर यूँ होता एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म को हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने लिख दिया एक बार एक्स माइनस 6 एक बार एक्स प्लस 6, ये 36 ही है 6 स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि एक बार x माइनस 6 बराबर 0 और एक बार x प्लस 6 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास x बराबर 6 और यहाँ से x बराबर माइनस 6, तो दो मूल आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बात क्लियर है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या के हमेशा 2 मूल होते हैं। तो आज के लिए इतने, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इंक यहाँ भी खत्म है आज तो।